ऐप पे लाइव कर दिए हो? ना, आज वाईटी पे नहीं करना है, सिर्फ ऐप पे। सो गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम उन टॉपिक को देखेंगे जो बहुत रेयरली आते हैं, इसके स्टेटमेंट बेस्ड, और हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल आ जाए। वो भी बहुत आसान होते हैं, बस सर्किट को समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दो तीन स्टेटमेंट और दो तीन थ्योरम आज देखेंगे। जैसे कि पहला हम देखेंगे होमोजेनिटी होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, पहला। दूसरा देखेंगे सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्या होता है, और तीसरा देखेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या। ये तीनों स्टेटमेंट तीनों देखना है। कभी कभी इससे स्टेटमेंट ही खासकर पूछा जाता है, एक आध बार पूछा गया है, जैसे कि रेसिप्रोसिटी से न्यूमेरिकल टाइप का या होमोजेनिटी से भी न्यूमेरिकल टाइप का। ठीक है ना? एक पॉइंट और, आपको लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, टेलीगन्स ना? तो टेलीगन्स में एक लाइन लिख लीजिए। टेलीगन्स के अंदर एक लाइन लिखना है आपको। अब तक जितने सर्किट थे सब लीनियर पे वैलिड था। टेलीगन्स एक ऐसा थ्योरम है जो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों पर काम करता है। तो इसके लिए स्टेटमेंट खाली लिख दीजिए, टेलीगन्स थ्योरम। टेलीगन्स थ्योरम जो लास्ट क्लास में हमने लिखवाया था वहीं पे ऐड कर लेना है। टेलीगन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल Telegans theorem is applicable in linear and non-linear circuit. Telegans theorem is applicable in linear and non-linear circuit. लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट, जिसमें नॉन लीनियर एलिमेंट लग जाएगा वो सर्किट नॉन लीनियर सर्किट हो जाता है ना। ठीक है, तो अब तक जितने पढ़े थे वो सब लीनियर पे काम करता था, लेकिन ये एक ऐसा, चूंकि पावर है, टोटल पावर भेजेंगे तो डायोड के पास भी जो क्षति हो सब पावर का अच्छा सम ही तो हो जाएगा। इसलिए लीनियर हो या नॉन लीनियर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? तो चलिए, अब सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे लिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ग्रुप में एक बार मैसेज करो, सभी बच्चे आ जाएंगे। हाँ, कब किया है? अभी? अच्छा, ठीक है। सबको लगा कि शनिवार है तो क्लास नहीं चलेगा, हो सकता है कल भी क्लास चले, है ना? कल रहोगे ना? सबको को बोल रहा कल भी हो सकता है क्लास चलेगा, कल चलेगा ही चलेगा, क्योंकि बीच में 2 दिन की छुट्टी रहेगी, इसीलिए शनिवार रविवार भी क्लास ले रहे। ठीक है, चलो। अब सरस्वती पूजा भी है इधर, तो इस चक्कर में भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी लीनियर सर्किट के अंदर क्या होता है, लीनियर सर्किट में अगर आपने वोल्टेज में मल्टीप्लाई किया कोई टर्म, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स भी उतने गुना हो जाता है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है उस चीज को समझना। सबसे पहला यही पढ़ेंगे अभी, होमोजेनिटी। आइए, सबसे पहला होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है?
होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है इसकी चर्चा करिए। तो कहता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल की अगर बात करना है तो समझना, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट। कहता है कोई भी लीनियर सर्किट होगा, देखना ध्यान से, ये कोई लीनियर सर्किट या नेटवर्क, सर्किट या नेटवर्क है, और इसके कारण इस सर्किट में मान लो आपने वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, है ना, और यहाँ से इस साइड जो धारा निकल रहा है इस लोड करंट पर, वो निकल रहा है 2 एम्पियर। क्या निकल रहा है? 2 एम्पियर। और एक लीनियर सर्किट है, यहाँ रेजिस्टेंस मान लो R1 देना है दे दो, नहीं देना है हटा दो, कोई दिक्कत इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी इसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस, इंडक्टर, रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन लिनियरिटी ये कहता है कि अगर आप यहाँ पे सप्लाई दे रहे हो और लीनियर एलिमेंट में यहाँ पर लोड साइड धारा आपको 2 एम्पियर मिल रहा है, तो ये कहता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल कि इसी लीनियर सर्किट में इसी लीनियर सर्किट में अगर आप सप्लाई दोगे, इस बार क्या कर दो, 20 वोल्ट कर दो। कितना? 20 वोल्ट कर दोगे, तो इसके कारण सेम उसी सर्किट में इसका रिस्पॉन्स भी उतने गुना हो जाता है। तो अब इसका रिस्पॉन्स जो है ना, 2 गुना 2 बराबर 4 एम्पियर हो जाएगा। सर्किट भी लेके हम दिखा देंगे कि ऐसा होता है। तो ये देखो, ये कितना गुना, 2 गुना। तो अगर आप सोर्स में मल्टीप्लाई करोगे तो उसके कारण उसका रिस्पॉन्स भी हर ब्रांच में उसी से गुना हो जाएगा, उतना गुना हो जाता है। इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना, समझ गए ना। अब इसका स्टेटमेंट लिखना है। लिखो इसके में स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट लिख के ना, इफ all the if all the sources is multiply by a factor k, is multiply by a factor k in a linear circuit, a factor k in a linear circuit, then its response then its response अब रिस्पांस में क्या होगा कि जैसे वोल्टेज का किया तो उसके कारण धारा और यहाँ प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो इसका रिस्पांस की बात करें तो यहाँ पे आने वाला करंट या उस करंट के कारण यहाँ ड्रॉप होने वाला वोल्टेज, लोड वोल्टेज भी तो डबल होगा, क्योंकि धारा दुगुना हो तो वोल्टेज भी दुगुना हो गया ना। तो करंट या उसके कारण रिस्पांस, तो इट्स रिस्पांस में ब्रैकेट में दो करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज, वेट एक बार स्टेटमेंट पूरा करने दो, देन इट्स करंट एंड वोल्टेज is also multiplied by is also multiplied by a factor k, is also multiplied by a factor k, its response is also multiplied by a factor k। लोड तो जो रहा पहले वही सब कुछ अभी भी है, प्रतिरोध भी उस सर्किट में जो था वो अभी भी है, लेकिन जो आपका सोर्स अगर आपने डबल कर दिया तो हर ब्रांच का उसके कारण धारा भी डबल हो जाएगा।
सोर्स से अगर तिगुना कर दिया तो हर ब्रांच में उसके कारण निकलने वाला धारा भी 3 गुना हो जाएगा, और जब धारा 3 गुना होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी 3 गुना हो जाएगा। तो वोल्टेज उसका रिस्पॉन्स, इसलिए बोला रिस्पॉन्स में करंट या वोल्टेज वो भी उतना गुना हो जाता है। अब देखो, तुम सभी जो लेट आए हो सबको लग रहा है शनिवार को क्लास नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शनिवार को चूंकि आगे 1-2 दिन छुट्टी भी रहेगा, है ना, इसलिए सरस्वती पूजा भी रहेगा, तो चाह रहे कि क्लास कल भी हो, संडे को भी होगा, ठीक है ना, कहीं नहीं जाना है किसी को। ठीक है, तो आज जो हमारा एक जो इस थ्योरम में टॉपिक बचा था वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल, सब सब्स्टिट्यूशन थ्योरम और रेसिप्रोसिटी थ्योरम, 3 बच गए थे। अब इसी को आज पढ़ रहे हैं, जिसमें कि बारीकी बारीक से हम ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, ठीक है ना, तो बारीकी से एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार लिखो। चलो, सर जी आपने जो रीडिंग है वो एसएसजी के लिए पर्याप्त है ना? एकदम काफी है, वो काफी है, जो हमने करा रखा है वो काफी है। सीटिंग अरेंजमेंट अगर एब्सेंट होगा तो वो पढ़ना होगा आपको अलग से, तो देख लेंगे, उसको करा देंगे, नहीं बनेगा तो करा देंगे। ठीक है, सब करवा देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। वही करे तब न पता चला नहीं बना। अब एक एक क्वेश्चन को आपने करा तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, हम ही करा देते सब क्वेश्चन तो नहीं ना होता।
तो तरीका यही होता है, आप करिए, अगर कोई डॉट रह जाता है, होगा ही, कुछ ना कुछ डॉट रहेगा ही, वो हम रिजॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे, डॉट सेशन लेंगे, सब खत्म कर देंगे। हाँ ठीक है, सब करा देंगे, डोंट वरी। कराएंगे, बेसिक बहुत जल्दी हम कंप्लीट कराते हैं। एक बैच चुके अब और अनाउंस होना है, जब उसमें आएगा नए बच्चे के साथ आप लोग को फिर से करा देंगे। और दूसरा, आज किसी भी हालत में लाइव आप लोग एक्टिवेट करा लीजिए, है ना, जो क्लासेस भी हुआ कम से कम उससे भी रिकवरी होगी। नहीं हुआ था क्योंकि उधर 26 जनवरी का ऑफर के कारण भी कुछ गड़बड़ हो गया था। लेकिन तुम लोग ऐसा हो कि फोन नहीं करते लोग, तब तंग कर देता फोन करके। टीम को बोलो ना, वो बैठा रहता है कम से कम। कब फोन किए? तुम हमको फोन कर दो, अगर देख रहे हो कि नहीं काम हो रहा तो हमको फोन करो। तो हम एक दिन कंसर्न में लिए तो सारा पीडीएफ दिए ना जी, सारा कुछ भेज दिए, और भी है हमारे पास बहुत सारी चीजें, हम भेजते रहेंगे। तो जब तक वहां नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको बोलो। क्लियर है? अब एक चीज मैं बता, होमोजेनिटी पहला पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कहता है कि अगर कोई लीनियर सर्किट है, और मान लो कि लीनियर सर्किट में हमने 10 वोल्टेज अप्लाई किया है, उसके कारण किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे, मान लो एक ब्रांच कोई बाहर निकाल लिया है, इस लोड का रेजिस्टेंस का ब्रांच, तो इसमें 2 एम्पियर धारा बह रहा है, यहाँ बहुत सारा प्रतिरोध है, मान लो यहाँ होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये बहुत बड़ा और सर्किट होगा बीच में। लेकिन अगर इस सर्किट के सोर्स को दोगुना कर दिए, सोर्स को क्या कर दिए, दो गुना कर दिए, तो सोर्स को हमने डबल किया, तो कहता है उसके कारण रिस्पॉन्स भी डबल होगा। यानी किसी भी ब्रांच में, एक ब्रांच अगर बाहर निकला हुआ है तो यहाँ देखो, उसके कारण 2 गुना 2, अब 4 एम्पियर हो गया। तो अगर सोर्स में, किसी सर्किट के, एक लीनियर सर्किट के सोर्स में अगर हमने 2 गुना कर देना है, तो उसके कारण उसका रिस्पॉन्स भी 2 गुना हो जाता है। रिस्पॉन्स करंट और वोल्टेज दोनों है, हालांकि रिस्पॉन्स हम मेनली करंट को ही मानते हैं, तो रिस्पॉन्स यहाँ पे करंट कितना है, 4 एम्पियर। लेकिन अगर 4 हुआ तो इस प्रतिरोध से अब गुना होगा, तो ये, और ये वोल्टेज भी तो 2 गुना हो जाएगा, इसका वोल्टेज भी क्या होगा, 2 गुना। अगर पहले वोल्टेज वी था, पहले वोल्टेज यहाँ प्लस मान लो वी था, तो इस बार क्या हो जाएगा, करंट 2 गुना हुआ। तो ये सर्किट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बाय स्टेटमेंट हम कहते हैं, इन अ लीनियर सर्किट, क्या कहेंगे, इन अ लीनियर सर्किट, इफ, इन अ लीनियर सर्किट इफ, किसी लिनियर सर्किट में इफ सोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स या k टाइम्स, देन इट्स रिस्पांस इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय k टाइम्स और n टाइम्स, जहां पे उसका रिस्पांस हो सकता है उसका करंट, और किसी लोड के अक्रॉस उसका वोल्टेज। ओके, ये भी k टाइम्स से बदल जाता है। हम इसका प्रूफ भी अभी दिखाएंगे, पहले इस चीज को लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट नोट कर लिए क्या, पहले लिखाए थे, लिखो। इफ, इफ sources is multiplied by k times, if the source is multiplied by, अपडेट करवा देंगे, ठीक है, ऑफलाइन वाला भी अपडेट करवा देंगे। इफ सोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय k टाइम्स, k टाइम्स in a linear circuit, in a linear circuit, then its response, then its response, ये रिपीट कर रहा हूं, पहले जो करा है ऑनलाइन वाला, ये ध्यान रखना, then its response is also, नहीं ये एसी डीसी दोनों के लिए वैलिड है, एसी डीसी दोनों के लिए वैलिड है ना। चलिए, देन इट्स रिस्पॉन्स इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय के, इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय के, देन इट्स रिस्पॉन्स इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय के, यही कहलाता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, एक चीज हमने आपको और बोला था अभी, कि टेलीगन्स थ्योरम लास्ट में हमने पढ़ाया था, है ना, टेलीगन्स थ्योरम, जिसमें पावर कहता है जितना सोर्स भेजेगा उतना ही लोड कंज्यूम होगा, लोड पे कहीं भी पावर कंज्यूम होगा, खत्म हो, खपत होगा। तो चाहे सर्किट लीनियर हो या नॉन लीनियर, क्या फर्क पड़ता है, डायोड में भी, डायोड एक नॉन लीनियर सर्किट है, लेकिन उसमें भी पावर अगर 1 वाट का खपत हो रहा है तो वो लॉस में जोड़ा जाएगा। क्लियर? तो टेलीगन्स थ्योरम एक ऐसा थ्योरम था कि लीनियर और नॉन लीनियर दोनों सर्किट हो,
तब भी ये क्या होगा, वैलिड होता है। तो इस बात को भी लिखना, टेलीगन्स थ्योरम लीनियर पे भी काम करता है, लीनियर सर्किट पे भी काम करता है, एंड नॉन लीनियर पर भी काम करता है, नॉन लीनियर दोनों में काम करता है। ये एक ऐसा थ्योरम है जो कई बार पूछता है, थेवेनिन दे देगा, नॉर्टन देगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देगा, और ये दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा लीनियर नॉन लीनियर पे दोनों पे काम करता है, तो टेलीगन्स थ्योरम लीनियर और नॉन लीनियर दोनों पे काम करता है। ये पॉइंट लिख लेना, क्वेश्चन आते रहते हैं कभी कभी इससे। तो कल वाले टेलीगन्स वाला में ये पॉइंट लिख लो, ये लीनियर और ये नॉन लीनियर दोनों में एप्लीकेबल है, दोनों में एप्लीकेबल है, दोनों में एप्लीकेबल है। ठीक है। अच्छा, ये वाला चीज समझ गई क्या? ये वाला क्या बोला कि अगर सोर्स में मल्टीप्लाई होगा एन टाइम्स, तो उसका रिस्पॉन्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एन टाइम्स। चलो एक एग्जांपल के लिए कि ऐसा कैसे हो जा रहा है, ऐसा कैसे हो जा रहा है, इसका एग्जांपल अगर देखें, ये देखिए, आज की तारीख है, अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। एक 10 वोल्ट का कोई सोर्स है, इसके कारण प्रतिरोध ये है, मान लो 1 ओम ही ले लो, ये भी ले लो 1 ओम, ये ले लो 4 ओम, ये ले लो 2 ओम। यहाँ 6 कर देता हूँ ताकि आसान पड़ेगा थोड़ा सा, 6 ओम कर देता हूँ, ठीक है ना, आसानी के लिए। अब देखो इस सर्किट में सोर्स ये है और ये सारे लोड है, तो ये एक लीनियर सर्किट तो है, रेजिस्टिव एलिमेंट लगा हुआ है तो लीनियर सर्किट है। किसी ब्रांच का आपको करंट देखना, मान लो इस ब्रांच का धारा देखना है, इसको आप I1 नाम दे दो, इस ब्रांच का धारा निकालना है, इसको नाम दे दो I2। क्लियर है? या इसी ब्रांच का नाम दे दो, यहाँ पे आओ, यहाँ पर इसी का नाम दे दो I1, या यहाँ पर जो नाम है इसको दे दो R2, इसको खाली हटाते हैं। तो दो करंट है, इसी सोर्स का रिस्पॉन्स तो है ये करंट धारा, वो सोर्स नहीं होता तो ये धारा निकल नहीं पाता। इसका मतलब इस ये वोल्टेज सोर्स को एक्साइटेशन बोलते हैं इन जनरल। कभी देखना कि बोलेगा एक्साइटेशन बढ़ा दे मतलब वोल्टेज बढ़ा दे, अब बोलेगा रिस्पॉन्स बढ़ गया मतलब उसके धारा बढ़ गया। तो जब आप पावर मशीन पढ़ोगे, पावर सिस्टम पढ़ोगे, तो ये लैंग्वेज वर्ड यूज होगा। एक्साइटेशन मतलब वोल्टेज होता है, रिस्पॉन्स मतलब धारा होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं नोट कर लेना, ये आपको मशीन पावर सिस्टम में काम आएगा। एक्साइटेशन कोई कहेगा एक्साइटेशन बढ़ गया, एक्साइटेशन बढ़ गया मतलब वोल्टेज बढ़ गया। और कहीं बोलेगा किसी का रिस्पॉन्स इंक्रीज कर रहा है, तो रिस्पॉन्स मतलब उसका धारा होता है, मतलब करंट इंक्रीज कर गया। ठीक है ना, ये भी टर्मिनोलॉजी, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं पर महत्वपूर्ण है चीजों को समझने के लिए। अब यहाँ पर समझो, दो ब्रांच में धारा निकला। अब इस होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो यही कहेगा कि अगर एक सोर्स सोर्स को जितना गुना करिएगा उसके कारण हर ब्रांच में निकलने वाला धारा का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना। अगर ये 4 गुना करेंगे तो हर करंट को निकलने वाला भी 4 गुना हो जाएगा। क्लियर? ये नहीं, ये थ्योरम बोला है और एकदम सही बात है। लीनियर सर्किट के लिए वैलिड होगा, नॉन लीनियर के लिए नहीं वैलिड होगा। मतलब इसमें सर्किट में डायोड एम्पलीफायर वगैरह लगा होता तो ये काम नहीं करता। अब सोचो यही सर्किट है, तो आप बताओ कि I2 का मान कितना और I1 का मान कितना। पहले तो आप इसमें देख लो कि धारा का मान I1 I2 कितना बता रहा है। I1 का, अच्छा चलो एक बार चेक करते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये 2 2 4, ये इसके पैरेलल में कितने हो गए, सॉरी 4 2 6, इसके पैरेलल में 6, 3 हो गया, 3 इसके सीरीज में जुड़ेगा, टोटल प्रतिरोध कितने हो गए, 4। 4 वोल्टेज सोर्स कितना है, 10। इसका मतलब
जो I1 धारा है कितना हो जाएगा, 10/4 एम्पियर होगा। अच्छा एक सेकेंड, चलो I2 धारा कितना होगा, 10/4, दो ब्रांच में बटना है, एक 6 में और दूसरा 6 में, तो क्या हो जाएगा बच्चा, आधा हो जाएगा। तो 10/4 गुना आधा, यानी 10/8 5/4 एम्पियर होगा कि नहीं। चलो, हमने कहा होमोजेनिटी प्रिंसिपल सब जगह लगता है लिनियर सर्किट में, ठीक है लगता है। इसका रिस्पॉन्स आपने कर दिया, कितना गुना करना है बताओ, 5 गुना कर दे। इसके तुलना में कितना गुना हो गया सर, ये 5 गुना हो गया सोर्स। तो अब किसी भी सर्किट में बिना सॉल्व किए आप सीधा आंसर बता सकते हो। एक बार उस सर्किट होमोजेनिटी देख लिए कि सेम सर्किट है, कहीं कोई डाटा बदला नहीं है, 4 एम्पियर। अच्छा, एग्जाम में इस तरीके से आपको पूछने का तरीका रहेगा, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, और ये हो गया 5 गुना। तो जब इसका रिस्पॉन्स सोर्स जो है, सोर्स ही गुना कर दिए 5 गुना में, तब बिना किसी सोल्यूशन के, आप चाहे तो कैलकुलेशन कर देना, हम कहेंगे इसमें जो धारा बहेगा ना, इसको अगर नाम I1 देंगे तो कितना है, 10/4 और गुना 5 करेंगे कितना होगा, 25/2 कितना हो जाएगा, 25/2। अच्छा, इधर की बात करेंगे I2, तो सीधे 5/4 गुना 5 बराबर 25/4, यहाँ 25/2, यहाँ 25/4, सही है कि नहीं। अब बताओ, निकाल कर भी देखोगे तो वही आंसर आएगा कि नहीं, एकदम आना। अब सॉल्व भी करोगे, मान लो इस विधि से हमने बता दिया सीधा ना, इसको देखते हुए उतना गुना कर दिए, लेकिन आप सर्किट सॉल्व करो, 50 वोल्ट का एक सर्किट है, 1 ओम होगा, यहाँ 4 ओम होगा, 6 होगा, तो क्या 25/2 बह रहा है कि नहीं, एकदम बहेगा। वहां भी कितना बह रहा है, 25/4, बहेगा कि नहीं, एकदम बहेगा। दूसरा, इसके कारण अगर मान लो यहाँ पे वोल्टेज V वोल्टेज होता, तो यहाँ 2V हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि करंट 2 गुना हो गया, या सॉरी, यहाँ V है तो यहाँ 5 गुना हो तो 5V हो जाएगा कि नहीं। यही तो है, यही से बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। एक बार कैस लिख लीजिए। अक्षय राज यादव जी कह रहे हैं सर, एक डॉट है, ठीक है, क्या है जी आपका, कह रहे हैं कि सर वोल्टेज की वजह से फ्लक्स पैदा होता है। कौन बोला वोल्टेज की वजह से फ्लक्स पैदा होता है। वोल्टेज अगर किसी क्लोज लूप में बहेगा तो धारा प्रोड्यूस होगा, और जब किसी क्लोज लूप सर्किट में धारा बह रहा है तो उसके कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना। कौन बोला वोल्टेज से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और जब किसी कैपेसिटर इंडक्टर की बात करेंगे तो कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है वोल्टेज के क्रॉस, और जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, यानी फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। एकदम बढ़िया से सॉल्व करो, अच्छे से स्पेस लेके। अब तुम लोग भी छोटी छोटी जगह में मत उलझाया करो चीजों को, पूरा बढ़िया से फ्रेश करके बनाया करो, है ना। हम तो स्पेस कम रहता है इसलिए इतना में ही समझाना होता है। क्या था, होमोजेनिटी में कोई दम था, कोई दम नहीं था। गेट वगैरह में पूछ देता है 1 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग में रेयरली पूछता है, या स्टेटमेंट पूछ देता है, या एक क्वेश्चन है जो हम बताएंगे तो वो पूछ देगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन करना ही नहीं चाहता जेईई के एग्जाम में, छोटा छोटा रखता है। ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा, लेकिन समझना है क्योंकि इसमें है कुछ नहीं।
बोलो क्लियर है कि नहीं? अब ज्यादा अगर पूछेगा तो ध्यान रखना, होमोजेनिटी में एक स्टेटमेंट पूछ सकता है, दूसरा किसी सर्किट में ऐसे देकर पूछ सकता है, या किसी सर्किट में ऐसे देकर पूछ सकता है। यही तीन स्थिति बन सकती है। तो क्लियर? अब देखो ये लीनियर सर्किट का दिया ना, इस डब्बे में बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ बहुत सारा था, हमने आखिरी छोर में एक प्रतिरोध निकाल के इसके रिस्पॉन्स में बताया, यहाँ 10 है तो यहाँ पे धारा है 5/4, और यहाँ 50 हो गया तो यहाँ धारा क्या हो गया आखिरी छोर में 25/4। क्लियर है? तो अब बीच में लीनियर सर्किट कितना भी है तो इसी को होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। हो गया कॉन्सेप्ट। अगर जैसे गेट के एग्जाम में पूछता है, गेट के एग्जाम में क्या करेगा, ये यहाँ प्रश्न दे देगा और यहाँ दे देगा टोटल 25 वोल्ट। ओके, एक लीनियर सर्किट यहाँ लिख देगा, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये सर्किट सॉल्व करने से तो बनेगा नहीं, ये तो कुछ इसमें कुछ लोचा है, यानी लीनियर, यानी कोई न कोई थ्योरी लग रहा है। लीनियर सर्किट बोल दिया, तो जैसे लीनियर सर्किट लगा, आपको पता है डाटा कुछ ज्यादा दिया नहीं है, अंदर में कितना प्रतिरोध ये भी नहीं पता, तो आप रिस्पॉन्स से चीजों को पता कर लेंगे। आपको एक डब्बा में कहेगा कि यहाँ जो धारा है एक लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ जो है 4 ओम का प्रतिरोध है, और ऐसी स्थिति में यहाँ बहने वाला धारा 2.5 एम्पियर है। फिर चूंकि वहां बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है गेट वगैरह में, अब क्या कहेगा कि एक फिर लीनियर सर्किट है, लीनियर नेटवर्क है कि नहीं, ये लीनियर नेटवर्क है। इस बार इस वोल्टेज को ना कितना कर दिए, 50 वोल्ट, 50 नहीं करेंगे, मान लो थोड़ा उस टाइप का कर देते हैं, चलो हम करेंगे इसका 2.5 गुना, चलो 2.5 गुना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ तो जाओगे ही। 125 वोल्ट कर दिए, है कि नहीं, और आपसे बोलेगा इस लोड आरएल पर बताइए नया धारा क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बस इससे ये पता चल जाता है उसको कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपको आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखा लीनियर सर्किट है, 25 वोल्ट दिए तो धारा कितना है, 2.5 एम्पियर। इस बार 125 वोल्ट दिया तो धारा कितना होगा, ऑब्वियसली 2.5 गुना 5, 12.5 एम्पियर होगा, काम खत्म। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लिख लो इसको भी। ये गेट टाइप के एग्जाम पे अक्सर देखता है, लेकिन जेई में क्या करेगा, स्टेटमेंट पूछ सकता है या इस टाइप की थ्योरी पूछ सकता है। सर इंडक्टर एसी को ब्लॉक कैसे करता है एंड डीसी को पास कैसे करता है? अरे इंडक्टर एसी में इंडक्टर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, इसका रिएक्टेंस, विरोध कौन करता है इंडक्टर में, उसका रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सएल बराबर 2 पाई एफ सी, है ना। अगर डीसी सप्लाई है तो फ्रीक्वेंसी जीरो, तो रिएक्टेंस जीरो, मतलब कोई प्रतिरोध नहीं है, फटाक से धारा पास कर देगा डीसी में इंडक्टर। लेकिन वही जब एसी की बात होगी तो एसी में रिएक्टेंस होता है, क्यों, क्योंकि 2 पाई एफ सी जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज डालेंगे तो कुछ ना कुछ वो रिएक्टेंस दिखाएगा, या अब इंडक्टिव रिएक्टेंस दिखाएगा, तो ऑब्वियसली वो विरोध कर रहा है। तो शॉर्ट की तुलना में जब कोई विरोध कर रहा है तो धारा शॉर्ट से पास करता है, जबकि बहेगा तो रिएक्टेंस से भी, लेकिन ऐसी स्थिति में थोड़ा विरोध होगा एसी का, यही मतलब होता है। अक्षय यादव जी, क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम देखना है, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्या होता है ना। ये भी स्टेटमेंट है जो कई बार एग्जाम में आते हैं, तो दूसरा थ्योरी लिखो, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। सब्स्टिट्यूशन
थ्योरम क्या होता है? अब यहां देखो, कोई लीनियर सर्किट, लीनियर बाइलेटरल सर्किट होगा, है ना? तो ऐसे सर्किट में कहता है, अगर आपने कोई वोल्टेज दिया हुआ है, चलो कोई वोल्टेज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वोल्टेज V, है ना? और इसके कारण यहाँ पर जो धारा है वो 2 एम्पियर है और प्रतिरोध 2 ओम, है ना? और कोई सोर्स दिया है, मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट सोर्स दिया है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम कहता है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना मतलब जैसे कि एक के जगह पर दूसरा का लिख देना। जैसे कभी सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट में कौन आया, मान लो कोई फैकल्टी आपको, थैंक यू सर, डॉट क्लियर होगा, ओके। एक कोई, आज मुझे क्लास लेना था आपके यहाँ, ठीक है, हम आज नहीं आ पाए, हम अपने एब्सेंट में किसी को भेज दिए और वो कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहा है, तो क्या हो, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर देना। मतलब एक की उपस्थिति को प्रेजेंस में, अगर वो एब्सेंट है तो किसी और को उस टाइम पे फिक्स कर देना, कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। तो नाम से ही काम चल रहा है इसका। कह रहा है सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्या होता है, तो कह रहा है सब्स्टिट्यूशन में कोई लीनियर नेटवर्क हो और बाइलेटरल नेटवर्क हो, ऐसी स्थिति में उस नेटवर्क में जो भी वोल्टेज आ रहा हो और इसके बीच कितने भी रेजिस्टिव सर्किट हो या लीनियर नेटवर्क का एलिमेंट हो, अगर ये धारा इस ब्रांच में, किसी एक ब्रांच में धारा 2 एम्पियर की जा रहा है, उसका प्रतिरोध इतना जा रहा है, तो इस सर्किट को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूट कैसे कि 2 एम्पियर की धारा जा रहा है और यहाँ वोल्टेज कितना है, यहाँ वो प्रतिरोध कितना है, 2, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट क्या कर दीजिए, इसके जगह पे आप एक वोल्टेज सोर्स मेंशन कर सकते हैं और वो कितना होगा, 2 × 2 4 वोल्ट। इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, क्योंकि 4 वोल्ट वो तब भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 वोल्ट ये अभी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन इसी को बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। और इसको दूसरे तरीके से और रिप्लेस करने के लिए बोलेगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी रिप्लेस होगा। देखो, और करना चाहे, करंट अगर होगा तो करंट सोर्स में दिखाना, ये तो वोल्टेज सोर्स में आपने दिखाया, अगर करंट सोर्स में दिखाना पड़ जाए तो देखो कैसे दिखाएंगे। ये तो हमने अभी वोल्टेज सोर्स के रूप में दिखाया। चलो, तो करंट तो हमेशा उतना ही जाएगा उस ब्रांच में, करंट में तो कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर ब्रांच आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, उसके करंट में तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किसी से उससे कोई सर्किट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ आपने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो इससे अब कोई सर्किट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी ब्रांच का धारा नहीं बदलेगा, अफेक्ट नहीं होगा, है ना? तो ऐसा किया जा सकता है। दूसरा, इस सर्किट को बोला गया अभी, ये देखो, अब तो सब्स्टिट्यूट कर दिए, जहां प्रतिरोध था, वोल्टेज देख के, समान वोल्टेज देख के हम क्या किए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। दूसरी स्थिति क्या बन रही है, दूसरी स्थिति ये बन रही है, देखो कि कह रहा है करंट तो 2 एम्पियर है, ब्रांच में करंट कभी नहीं बदलना चाहिए, जो पहले जाता था और बाद में भी उस ब्रांच में उतना ही जाते रहना चाहिए। तो इसके बदले में करंट सोर्स अगर दिखाना है तो करंट सोर्स दिखाइए, ये कितने का, 2 एम्पियर का करंट सोर्स, लेकिन इसके अंदर वोल्टेज भी तब भी उतना ही मेंटेन होना चाहिए, 4 वोल्ट। कोई सर्किट में परिवर्तन नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी सर्किट में कोई चेंज नहीं, ना किसी अंदर में चाहे कितना भी प्रतिरोध लगाओ, हर ब्रांच में तब भी धारा उतना ही रहेगा, हर ब्रांच में तब भी वोल्टेज ड्रॉप उतना ही रहेगा, उससे कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दिए, जहां ये एलिमेंट था उसके जगह पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहां ये था उसके जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। समझ गए कि नहीं? अब इसका स्टेटमेंट एक बार लिख लीजिए, इसका स्टेटमेंट एक बार लिख लीजिए। लिखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए, इन अ लीनियर नेटवर्क, इन ए लीनियर नेटवर्क, इन ए लीनियर नेटवर्क, एनी ब्रांच, एनी ब्रांच कैन बी रिप्लेस्ड बाय, एनी ब्रांच, एनी ब्रांच कैन बी
replaced by, any branch can be replaced by a different branch. Replaced by a different branch, provided the provided the provided the remaining network provided the remaining network voltage and current remaining network voltage and current remaining network voltage and current is unchanged is unchanged is unchanged and and new branch and new branch and new branch current and voltage new branch current and voltage is same. बोलिए क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन तो बोलिए। क्लियर है ना? कोई भी लीनियर नेटवर्क रहेगा, इतना इतना धारा बहेगा। अगर आप इसको देखे होंगे तो इस तरीके से इस अप्रोच से देख सकते हैं। देखिए रिमेनिंग नेटवर्क के किसी ब्रांच में ना धारा चेंज होगा ना वोल्टेज चेंज होगा उसके अलावा, लेकिन जिसको आपने चेंज किया उस ब्रांच में हमेशा धारा उतने बहते रहना चाहिए, क्योंकि वो भी चेंज नहीं होना चाहिए और वोल्टेज का मान भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भले आप रेजिस्टेंस एलिमेंट को यहाँ वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिए या यहाँ पे करंट सोर्स के रूप में दिखा दिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर देना। नाम से ही पता चलता है सब्स्टिट्यूट, एक के बदले दूसरे का उपस्थिति होना सब्स्टिट्यूशन बनता है, ताकि वो टाइम फिल हो जाए, वो समय फिल हो जाए, वो पोजीशन फिल हो जाए, उसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? तो अब हमारा जिसमें पॉइंट है दैट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। क्या? हाँ लिखो, इसको लिखो, ये जरूरी है, ये तो समझ में आएगा। भले ही आप कुछ समझे न समझे, ये सब सर्किट से आपको क्लियरिटी बैठ जाता है कि हाँ ये हो रहा है। सर एसएससी जेई के लिए करंट अफेयर्स कब चलेगा? करंट अफेयर्स कहाँ चलते हैं बच्चा, ये तो फ्री बैच ही बहुत सारा करंट अफेयर का आपको चलते रहता है। हम पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं 1 साल का, फॉलो कर सकते हैं, वरना किसी भी यूट्यूब को फॉलो कराएंगे तो करंट अफेयर डेली चलता है। और सिर्फ कोई करंट अफेयर पढ़ाएगा तो वो सीमित दायरा है ही नहीं, कितना पढ़ाए वो कम है। तो हमेशा किसी को फॉलो करके उसको पढ़िए तो ज्यादा बेहतर है करंट अफेयर्स में।
ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसके स्टेटमेंट आपको पूछ सकता है ना, या उससे रिलेटेड उस पैटर्न में क्वेश्चन दे सकता है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो इस तरीके से हमारा सभी थ्योरम कंप्लीट हो जाएंगे। ए टू जेड थ्योरम को हमने कवर किया, जबकि लोग ये सब चीज पढ़ाते भी नहीं, क्योंकि ये सब पूछता नहीं, तो लेकिन कभी पूछ देता है रेयरली, तो हमको कवर करने पे हो गया सर। ओके ठीक है। रंजन जी, अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कह रहा है, अब इस चीज को देखो, समझो पहले, फिर स्टेटमेंट लिखना है, पहले समझिए। कहता है कोई सर्किट है, ये इसका सोर्स है, वीएस सोर्स है, और उसके कारण एक हमारा जैसे लीनियर बायलेटरल पेसिव एक नेटवर्क अगर हो, तो अगर हम कहते हैं इसके कारण धारा कोई आई बह रहा है, और यहाँ पर प्रतिरोध आर है, यहाँ पर प्रतिरोध आर है, तो इसका अगर सोर्स को इंटरचेंज भी कर दिया जाए, इस सर्किट को इंटरचेंज भी कर दिया जाए, तब भी इस सर्किट में उस रेस्पेक्टिव ब्रांच में उतना ही धारा रहेगा। मतलब क्या बोला, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सर्किट लीनियर ही है, अगर इसके रेस्पेक्टिव ब्रांच को इंटरचेंज कर दिया जाए। आइए यहां लगा दो आप वोल्टेज, यहां लगा दो इसका वोल्टेज, जो इधर था वोल्टेज Vs, जो इधर वोल्टेज था दैट इज Vs, और इधर लगा दो आप करंट, जो इधर से आया ये रेजिस्टेंस, और यहाँ जो धारा आई है। इसका मतलब इस सर्किट में अगर ये लीनियर पैसिव बायलेटरल सर्किट है, यूनिलेटरल होगा तो नहीं काम करेगा, पैसिव तो चलेगा क्योंकि पैसिव एलिमेंट रहता ही है, यूनिलेटरल में कभी नहीं काम करेगा, बायलेटरल में करेगा, लीनियर हैगा तो काम करेगा, नॉन लीनियर में नहीं काम करेगा। अगर इस सारे कंडीशन को फॉलो करता है, तो यहाँ पर इधर सोर्स वही रहते हुए इस ब्रांच में जो धारा बह रहा है, सेम कंडीशन होगा कि अगर इस सर्किट को सोर्स को यहाँ लगा दीजिए, हम दिखा भी देंगे क्वेश्चन भी सॉल्व करके, इसको यहाँ लगा दीजिए, और वही प्रतिरोध अगर इधर लगाए, तो यहाँ का धारा जो निकल रहा है इस सर्किट में भी, आप जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो यहाँ का धारा सेम निकलेगा। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी, मतलब रिवर्स तो हमने कर दिया, रेसिप्रोकल मतलब, रेसिप्रोसिटी का मतलब ये रिवर्स, उल्टा, उल्टा कर देने के बाद भी इस रेजिस्टेंस में यहाँ जो धारा आपको मिलेगा, वही इस सर्किट में इधर रेजिस्टेंस कर देने से यहाँ का धारा समान होगा। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। कंडीशन है ऐसे सर्किट का धारा यानी रिस्पांस बटा एक्साइटेशन रेशियो हमेशा समान होना चाहिए, यानी आई बाय वी का रेशियो सर्किट में हमेशा मेंटेन होना चाहिए, ये स्टेटमेंट कहता है। तो पहले एक स्टेटमेंट बना के लिखिए, फिर मैं बताता हूँ। एक स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए इसके लिए, इन ए लीनियर पेसिव सर एसएससी जेई पेपर 1 सीबीटी 1 सीबीटी 2 प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करा दिए, बुक्स के अंदर तो है ही, बुक्स में ब्लैक वाली बुक्स तो एसएससी जेई प्रीवियस ईयर 10 ईयर का ही पेपर तो है, ब्लैक बुक 3500 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, इवन मेंस का भी ऑब्जेक्टिव जो हुआ उसका भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ठीक है अक्षय, तो ये बात ध्यान रखना, वो बुक ऑलरेडी है, और पीडीएफ चाहोगे तो मार्केट में गूगल कर लो तो अभी मिल जाएगा 10 साल का क्वेश्चन, अभी जस्ट बैठे बैठे आप गूगल कर लो एसएससी जेई प्रीवियस एस पेपर, मिल जाएगा आपको। लेकिन वो पीडीएफ कभी काम से हो, जब तक हार्ड बुक नहीं होगा, पीडीएफ 2 दिन पढ़ोगे तीसरे दिन भूल जाओगे कहाँ है वो पीडीएफ।
कोई पीडीएफ आज तक उपस्थित है आपके पास तो हमको बताओ। आज तक आपने हजारों पीडीएफ लिए, एक पीडीएफ सिंगल ऐसा पीडीएफ है जिसका आप यूज कर रहे हैं तो बताओ। सब इधर से उधर होगा, कोई पीडीएफ प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है था। इसलिए हार्ड कॉपी ही आपको सबसे बेस्ट होता है। पीडीएफ होता है क्षणिक, अभी के अभी आप यूज कर सकते हो। कोई पीडीएफ लिए क्लास का, उतारना है तो उतार लीजिए, उसके बाद कोई पीडीएफ परमानेंट किसी के पास नहीं रहता। 6 महीना पहले पीडीएफ कौन था ये भी भूल गए होंगे, 6 दिन पहले कौन पीडीएफ लिए थे ये भी भूल जाओगे, एकदम गारंटेड बात है। तो पीडीएफ की स्थिति को एकदम खत्म करिए, हार्ड कॉपी बुक लिए चीजों को पढ़िए, अपना नोटबुक बनाइए और हार्ड कॉपी का सहारा लीजिए। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखना। अब बाकी बैच में हम ऐसा पीडीएफ देते हैं क्योंकि वो बैच परमानेंट है, तो आपको वो पीडीएफ परमानेंट मिलेगा। कभी नहीं भी ध्यान में है, हट भी गया है, बैच खोलोगे तो आपको बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप अपने मोबाइल में कितने भी पीडीएफ रख लो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो क्षणिक है, लंबे समय में कभी कारगर नहीं होगा। चलिए, यही कहता है रेसिपी। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखा है जी? इन अ लीनियर पेसिव एंड bilateral circuit, in linear passive and bilateral circuit, in linear passive bilateral circuit, its input and output is interchanged, its input and output is interchanged, its input and output is interchanged, and and the ratio of and the ratio of the ratio of response to the excitation, the ratio of response to the excitation is constant, is constant, is constant. Response to its response to excitation ratio is constant. अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं, जहां पर रिस्पॉन्स जो बोला गया वो किसको बोलते हैं? रिस्पॉन्स जो बोलते हैं वो धारा को बोलते हैं, और एक्साइटेशन जो बोलते हैं वो वोल्टेज को बोलता है। अभी इसलिए लिखा है भी था, ये आपको तो यहाँ बहुत रेयरली काम करता है नेटवर्क में, लेकिन मशीन में यही वर्ड से बहुत बार यूज करेगा। एक्साइटेशन इंक्रीज कर गया मतलब वोल्टेज बढ़ गया, रिस्पॉन्स इंक्रीज कर गया मतलब धारा बढ़ गया, है ना? क्लियर है ना? तो यही स्टेटमेंट कह रहा है। अब इसको हम देख भी लेते हैं कि एक्चुअली होता कैसे। तो यहाँ पे इस सर्किट से देखिए, क्योंकि सर्किट से ऐसे दिखाएगा, अगर कभी दिखाएगा तो रेसिप्रोसिटी। और नेक्स्ट हम बताएंगे एक क्वेश्चन से भी कि इस रियल में कैसे हो रहा है। ठीक है ना? तीनों थ्योरम अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली कौन क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट और वो कैसे सर्किट में बिहेव कर रहा है, ये सब समझदारी रखनी है। घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछे जवाब दे देंगे। कम पूछता है, लेकिन थेवेनिन में थ्योरम 3 ही पूछता सबसे ज्यादा।
सबसे ज्यादा क्या, सबसे मोस्ट है थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सुपरपोजिशन रेयरली यूज तो हो ही जाता है, पर अलग से सुपरपोजिशन कभी बनाने की जरूरत पड़ती नहीं। एसएससी में पेपर बिल्कुल दोनों में लैंग्वेज में होता है, बाइलिंगुअल होता है। हाँ हाँ, उसमें उसमें भी दोनों होता है। दोनों मतलब एक इंग्लिश फिक्स रहेगा, बाकी आप चाहे तो कम से कम 17 भाषा पेपर में होता है, 16-17 भाषा। बांग्ला चुनना है, उर्दू चुनना है, इंग्लिश चुनना है, हिंदी चुनना है। हाँ। हम्म। एक ही साथ होगा, पार्ट ए पार्ट बी में करके होता है, पार्ट ए में नॉन टेक, पार्ट बी में टेक, लेकिन एक ही साथ होता है। इसमें भी एक ही साथ होता है। एक पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी का टोटल 200 क्वेश्चन लिख देता है सीबीटी वन में, 200 क्वेश्चन लिख देगा। तो सेक्शन रहेगा, टेक्निकल रहेगा तो खाली टेक्निकल ही रहेगा, नॉन टेक रहेगा तो नॉन टेक रहेगा, ऐसा रहेगा। हाँ, अगर मानो रीजनिंग रहेगा तो खाली रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होना है। उसके बाद जीके जीएस रहेगा तो 50 क्वेश्चन उसी का रहेगा, और 100 क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा तो एक साथ टेक्निकल ही रहेगा, है ना। और मिक्स रहता है। हाँ, पार्ट ए मिक्स रहेगा, पार्ट बी में पार्ट ए का पार्ट बी से साथ मिक्स नहीं रहेगा। आरआरबी में पार्ट ए में पूरा नॉन टेक रहेगा, पार्ट बी में पूरा टेक रहेगा। चलो, ठीक है ना। अब है इस पे बेस्ड एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा रहेगा। एक सर्किट है, मान लो मैं कहता हूं यहां पर ये कह रहा है कि हम है 10 वोल्ट, और यहाँ एक प्रतिरोध है, यहाँ भी एक प्रतिरोध है, और यहाँ भी एक प्रतिरोध है मान लो। तो इस सर्किट में यहाँ है मान लो 8 ओम, यहाँ है 12 ओम, यहाँ भी है आपका 12 ओम। ठीक है, ये कोई सर्किट है। तो बताइए इस सर्किट में एक लीनियर सर्किट है, 10 वोल्ट है, उसके कारण बताइए इस ब्रांच में धारा कितना जा रहा होगा। जैसे हम इंटरचेंज करेंगे बाद में, तो पहले धारा भी तो पता हो। खाली इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ लगा दो ये वहां लगा दो, उससे तो काम नहीं बनेगा। हमको ये भी देखना है कि सर्किट में अगर हम सोर्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या सर्किट में कोई परिवर्तन हो रहा है। तो बताइए इस सर्किट में यहाँ पर धारा निकालिए, कितना धारा होगा। यहाँ पर धारा का मान कितना निकल रहा है, 5/14, 5/14 एम्पियर। अब इस सर्किट में इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस सर्किट में इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि सर्किट ऐसा रखिए, यहाँ इसको ऐसे रखिए, और यहाँ पर आप लोड को इंटरचेंज किए है ना, तो यहाँ पर अगर इसको सोर्स लगा देंगे तो इसके कारण इस ब्रांच में बहने वाला धारा वही रह जाएगा। यानी हमने यहाँ पर आपको लगा दिया है सोर्स, यहाँ पर लोड, एक सेकेंड, ये है 10 वोल्ट, ये है 8 ओम, ये है 12, और ये वाला लोड इंटरचेंज होके आएगा इधर, ये हो जाएगा 12 ओम। तो आपको इस सर्किट में दिखेगा, अभी भी कह रहा है ये धारा कितने दिखेगा, वही 5/14 दिखना चाहिए। एक बार कैलकुलेट करिए तो ये कह रहा है कि इस सर्किट में अगर हम करेंगे ऐसे तो आपको धारा इतना ही दिखेगा। एक सेकेंड, ये नहीं, इसमें लोड में नहीं चेंज करो, इसके लोड में नहीं चेंज करना है, सिर्फ एक्साइटेशन चेंज करना है। लोड वैसा ही रहेगा जैसे था, ये 12 वोल्ट था तो ये रहेगा, सिर्फ एक्साइटेशन चेंज नहीं करना है जी, ये चेंज करना है, और इसका करंट आउटपुट में देखना है, सिर्फ यही चेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा। 5/14 किस चीज का हम लिखे थे जी, यहाँ ये मैच कर जाएगा, ये वाला चीज मैच कर जाएगा। बहुत रेयरली चूंकि पूछता है तो बहुत दिन हम लोग इस पे क्वेश्चन भी नहीं कराते। खैर लिखिए इस चीज को। अब कह रहा है कि एक्साइटेशन हमने चेंज किया, आउटपुट यहाँ पे कर दिए,
जहाँ पे ये इनपुट ये जगह था उसको हम यहाँ कर दिए, और जो धारा यहाँ दे रहा था ये वाला, अब उसको क्या कर दिए, यहाँ कर दिए। जो धारा यहाँ पर दे रहा था उसको क्या कर दिए, उधर दे दिए। तो हम करंट और वोल्टेज को इंटरचेंज कर दिए। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ जो धारा मिल रहा है वो उस सर्किट में वहां भी उतना ही मिलेगा। एक बार क्रॉस चेक करिए, इतना ही कितना मिल रहा है, मिलेगा नहीं कैसे आएगा जी, यही थ्योरी में करता है। थ्योरी तो यही कहता है, थ्योरी यही कहता है कि अगर वोल्टेज और करंट को हम इंटरचेंज कर दें, वोल्टेज आपका सोर्स बदल दिए, सर्किट लीनियर है, तो यही रिस्पांस आपको वहां पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार हम 12/8 को अगर करेंगे तो 8 × 12/20 अलग आएगा। अच्छा देख लेते हैं ना एक बार, ये 12 ओम हमने दिया है, चेक कर लेते हैं। 12/12, अच्छा दोनों 8 और 12 करोगे तो 12/20, तो कितना हो गया, इसको गुना करेंगे, चले काटते हैं 4 से, और ये 5, 12×4 48/5, क्या होगा 48/5। चलिए, और उसके सीरीज में 12 जोड़ दो, 5, 48, 12×5 = 60, कितना हो गया 108/5, 108/5 आ गया। ये 108/5 क्या आ गया, हमारा टोटल प्रतिरोध है आर, क्या, एक सेकेंड, 8 और 12 है ना, 8 × 12 अच्छा 4 × 2 = 8, अच्छा ऊपर 2 से कटेगा, ऊपर 2 से कटा, 5×4 = 20, तो 24/5 प्लस कितना जोड़ दें 12, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको 84/5, है ना, 84/5 आओ, तो ये आर इक्विवेलेंट निकल गया ना हमारा। तो बताओ इस ब्रांच में धारा कितना निकलेगा, टोटल करंट कितना निकलेगा। यहाँ पे लोड करंट नाम रख देते हैं, यहाँ पे लोड करंट नाम देते हैं। तो सर टोटल करंट निकलेगा हमारा 10/84/5, 50/84, 50/84 यहाँ पे निकला। तो बताओ लोड करंट कितना, तो यहाँ जब हमको निकला 50/84, तो उस ब्रांच में करंट डिवीजन रूल लगा के निकालेंगे ना। तो चलो लोड करंट निकालेंगे, तो हम निकालेंगे टोटल धारा 50/84 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 12/20, कितना निकल रहा है, एक जीरो इनसे कट गया, 2 से 6, तो कितना हो गया 30/84, ऊपर क्या और काट दो, कितना से काटे इसको, 6×5 = 30, अगर 6 से कटे तो 4×6 = 84, ठीक तो है, 5/14 ठीक तो है, क्या गड़बड़, यहाँ वैल्यू अगर लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5/14। और यही थ्योरम कह रहा है, कोई हम अपने मन से थोड़ा नहीं कह रहे, यही थ्योरम कह रहा है। हाँ। अरे आपको ओम्स लॉ लगाना है तो किसी वोल्टेज के सामने टोटल प्रतिरोध देखोगे ना, तो इसके लिए ओम्स लॉ में इस दो टर्मिनल के क्रॉस टोटल वोल्टेज इतना है, अब इसी दो को प्रतिरोध के क्रॉस, इसी दो एलिमेंट के क्रॉस आपको टोटल प्रतिरोध में चाहिए। तो जब यहाँ हम पकड़ के देखेंगे तो टोटल इधर से कैसे जोड़ते हुए चले जाएंगे, उधर से जोड़ के किसको बताएंगे, आप इधर से 2 मिनट के लिए जोड़ते जाओ तो किसको बताओगे कितना होगा टोटल,
भाई यहाँ से तो लाके आप उधर से लाके टोटल बता दोगे इसके सामने हम इतना प्रतिरोध बैठे हुए हैं, और जब इधर से कैसे लेके चले जाओगे, इधर से किस हिसाब से जोड़ोगे, इधर से तो शॉर्ट करके पैरेलल बनाओगे, इधर से शॉर्ट ना करना पड़ जाएगा। क्यों हम शॉर्ट करेंगे, ये वायर कोई शॉर्ट करने बोल रहा है, ये दोनों टर्मिनल के क्रॉस ओम्स लॉ जो लगता है, 2 सेकंड के लिए समझो, 1 सेकंड लिखना बंद करो। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है तुम लोग का। ओम्स लॉ तभी नहीं लगता है जी, ये वोल्टेज है और ये प्रतिरोध है, तो कहता है इस सर्किट में, सॉरी कहाँ चला गया? हाँ, अब देखो इस सर्किट में ओम्स लॉ या धारा क्यों बहा, क्योंकि इस टर्मिनल के अक्रॉस टोटल वोल्टेज आपको पता है V, और इसी टर्मिनल के अक्रॉस टोटल प्रतिरोध कितना है, इसको हटाइए और यहाँ से देखिए टोटल प्रतिरोध कितना R, यही दोनों का रेशियो है धारा, तभी नहीं लगता है। उन दोनों के अक्रॉस यही टर्मिनल हमने बात किया है, क्या बात की है, ओम्स लॉ के लिए बात करेंगे तो क्लियर है। इस दो टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज देख लिए और इसी दो टर्मिनल के क्रॉस प्रतिरोध देखे, तो इसको हटाएंगे तब ना टोटल प्रतिरोध दिखेगा इसके सामने, तब ना इन दोनों का रेशियो हम धारा निकाल पाते हैं। और जब आप यहाँ पर ओम्स लॉ लगाओगे तो पहले सर्किट का टोटल प्रतिरोध पता होना चाहिए, तो टोटल इस दो टर्मिनल के क्रॉस हमको वोल्टेज पता चल गया। अब टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए आप इसको हटा दो 2 सेकंड के लिए, इसको हटाएंगे, अब इसके इसी दो टर्मिनल के क्रॉस हमको प्रतिरोध चाहिए, तो कैसे हम 12-12 को पैरेलल में जोड़ देंगे, कोई लॉजिक है तो बताओ, कभी जोड़ सकते हैं जी। बहुत लड़का ऐसा करता है कि इधर से चलना शुरू कर दे, इधर चल के किसको दिखाओगे और कहाँ, मान लो कैसे जोड़ दोगे, इसको पैरेलल में कभी किया सकता है, ये दोनों इसका मतलब शॉर्ट बता रहे हो, तो वोल्टेज के क्रॉस हमारा शॉर्ट वायर कहाँ था, ओपन करके वोल्टेज देखिए, ओपन करके रेजिस्टेंस देख रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, कभी स्थिति में ऐसा भी सोच लो, ये 12-12 को आप पैरेलल करने की स्थिति में सोचो तो कितने हो गए, 6 है ना, और 6 भी 8 के पैरेलल कर दोगे ना, तब 6 भी क्या हो गया, 8 के पैरेलल होगा ना, उस हिसाब से मान लो। और फिर ये 8 के पैरेलल में तब ये दोनों जो मान लो 2 सेकंड के लिए, क्या कॉन्सेप्ट है, लॉजिक आप बताओ कि यहाँ कर दिए शॉर्ट करके हम बता दिए ये दोनों पैरेलल में, ठीक, ये बन गया कितना, 6। अच्छा 6 ये दोनों का क्रॉस बना, अब क्या स्थिति बनना है, इसमें चक्कर मारेंगे, क्या करना है अब बताओ, अगर लगता है कभी पैरेलल भी हो गए, तो ये 8 के पैरेलल कौन हो जाएगा, 6 है ना, तो यहाँ यहाँ से कौन प्रतिरोध मांगा है आपसे, वहां से प्रतिरोध कोई मांगा है क्या, ये तो भाई जिसको हटा रहे वोल्टेज सोर्स वहीं से ना आपको टोटल प्रतिरोध चाहिए, यहाँ से कौन मांगा है, अब 8 और 6 को गुना भाग करोगे, यहाँ से कोई प्रतिरोध मांगा है इस टर्मिनल टर्मिनल के क्रॉस, नहीं मांगा है। तो हम तो जहां से वोल्टेज देखते हैं वहीं से ना हम बात करेंगे। बहुत बच्चा ऐसा गलती करते रहता है कि इधर से घूमना, इधर से किसको दिखाओगे वोल्टेज, हम इधर से तो हम बताएंगे कि 8-12 ये पैरेलल में है और ये दोनों, तो इसके अक्रॉस टोटल जो प्रतिरोध है सर इतना है, इस सब का मान ले कि इतना हम खड़े हैं और इसी के अक्रॉस हमको वोल्टेज भी है, तो ये दोनों चीज मिलेगा, तभी इसी वोल्टेज इसी प्रतिरोध का रेशियो हम करंट निकाल देते हैं। क्लियर है ना। बहुत ऐसे बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ इसकी बात नहीं है, हम बहुत बार इसलिए समझाना पड़ता है हम कुछ चीजों को कि एक्चुअली क्या होता है। यहाँ से क्या निकला था जी, यहाँ कुछ था ना जी, वोल्टेज था उस सर्किट का 10 वोल्ट। एसएससी जेई के लिए शिफ्ट 1 के लिए क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी को कितना लाना पड़ता है, जनरल का टारगेट रखिए, ओबीसी में 5 नंबर 2 नंबर का अंतर रहता है, और क्या रहता है, 125 उसका जाता है तो 127-22 इसका ओबीसी का जाता है, कोई अंतर थोड़े ना। हाँ वही सब एक ही जैसा काम करता है, क्योंकि अब सब कैटेगरी में क्वालिफाई करता है, इसीलिए जनरली होना ज्यादा बेहतर हो गया। ठीक है ना, तो लगभग 125 अगर बोल रहे हैं कि जनरल का जा रहा है तो 123 आपको ओबीसी का जाएगा, अगर 100 टोटल जनरल में 130 का टप जा रहा है तो 128 ओबीसी का जाएगा। हाँ एससी एसटी में थोड़ा डिफरेंस रहता है। बोले अब क्लियर हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट, तो इस तरीके से ये तीनों थ्योरम थे और तीनों इस पे बेस्ड प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आते हैं।
तो हो गया रेसिप्रोसिटी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या कभी क्वेश्चन भी आप दे देगा तो हम समझ जाएंगे एक्चुअली क्या है। एक बार पढ़ने की जरूरत है, समझ गए तो एक बार 5 मिनट में रिवीजन मार लेंगे, हो गया एग्जाम से पहले। और तो कुछ ऐसा नहीं है इसमें। हाँ, आर एन आई, अच्छा आई एन को क्या करना, शॉर्ट करके धारा निकालना है। जो आई एन निकालते हैं वो क्या करते हैं, लोड को शॉर्ट कर दो, उसके बाद उस ब्रांच का धारा नहीं निकलेगा। कोई ऐसा दिक्कत होगा तो हमको बताना, कल फिर भी क्लास रहेगा। कल की क्लास 9 बजे मॉर्निंग में रहेगी। कल हम आएंगे, कोई समस्या हो तो बताना। कल हम नहीं तो डॉटे देख लेंगे, ठीक है ना। जी हाँ, पावर तो कैसे भी निकालो, कहीं का भी कोई पावर कैसे भी निकालो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। वी आई कर दो, आई स्क्वायर कर दो, वो कर दो। मैक्सिमम पावर में भी वी एस कर 4 इसलिए लगाते हैं कि सोर्स दूसरी जगह का रहता है। अगर उसी का वोल्टेज आपको पता है, उसी का धारा पता है, तो वोल्टेज इंटू धारा कर दिए तब भी मैक्सिमम पावर दिखेगा किसी लोड पे, है ना। क्योंकि वहां पे दिया रहता है कि सोर्स वोल्टेज इतना है, तो क्यों लोड के पास वोल्टेज निकालेंगे, सीधे पता है वी एस कर बेटा 4 कर देना, निकल जाता है। तो मिलते हैं, कल नहीं होगा तो डॉट ही लेते हैं, कल 9 बजे का सेशन रखते हैं, ठीक है। कल आना सभी को।